प्रिय बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला में आज वर्ग 7 के नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 में निर्धारित पाठ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार की चर्चा करेंगे। हम सब मिलकर उन आधारों के बारे में जानेंगे कि हमारे लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व के आधार स्तंभ माने जाने वाले वो कौन कौन से तत्व हैं, उन सब की चर्चा आज हम कक्षा में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि हम किसी भी देश के निवासी हों, किसी न किसी शासन व्यवस्था के अधीन हम लोग होते हैं। मोटे तौर पर आप यह जान लीजिए कि पूरी दुनिया में लगभग 2 तरह की मुख्य शासन व्यवस्थाएं हैं। एक है लोकतंत्र या प्रजातंत्र और दूसरा है राजतंत्र, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में हमारा अपना शासन है, यानी लोकतंत्र है। लोकतंत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल का शासन है, यानी प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा का ही शासन, ये प्रजातंत्र कहलाता है। हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार माने गए हैं। ये आधार हैं, सबसे पहला ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसके बाद दूसरा है निर्वाचन, तीसरा दलीय व्यवस्था के तहत राजनीतिक दल और फिर सरकारें। हम एक एक करके इन सारे आधारों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र में हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे ही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और ये सरकार ही शासन चलाती है। इसलिए सबसे पहले जो निर्वाचन है उसके लिए जरूरी होता है कि मत डालने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, उसकी व्यवस्था है। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार किन्हें है? आप सभी जानते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो उन्हें वोट देने का अधिकार है। यहाँ यह भी आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि जब मूल रूप से संविधान में हमारी व्यवस्था यह थी पहले कि 21 वर्षों के बाद हमें वोट देने का अधिकार मिलता था, पर संविधान में समय समय पर होने वाले संशोधनों के तहत 61वां संशोधन वर्ष 1988 में लाया गया और उसके तहत हमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ही मत देने का अधिकार मिल गया। यानी हमारे देश के लोग, हमारे देश के युवा जब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और बिना किसी वर्ग भेद, जाति भेद, लिंग भेद, नस्ल भेद, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उन्हें मत देने का अधिकार मिल जाता है। इसी कारण इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संज्ञा से विभूषित किया। यह मताधिकार मिलने के बाद हमारा जो कार्य होता है, यानी प्रजा का कार्य होता है, वह है निर्वाचन, यानी हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि चुनने के लिए हम दलीय व्यवस्था के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। यह दलीय व्यवस्था क्या है? यानी
हर प्रतिनिधि हमारा किसी न किसी दल को बिलोंग करता है, किसी न किसी दल से संबंध रखता है। अब ये दल क्या होते हैं राजनीतिक दल? ये दल एक विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं और उस विचारधारा के को मानने वाले लोग उस विचारधारा वाले दल के लोगों को चुनते हैं और ये दलीय व्यवस्था के तहत हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जिस दल के लोग या जिस दल के हमारे प्रतिनिधियों का बहुमत होता है, वही हमारे शासन चलाते हैं, हमारे शासन में शामिल होते हैं। ये दलीय व्यवस्था हमारे देश में कब से लागू हुई, ये आप बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। भारत में दलीय व्यवस्था वर्ष 1885 में शुरू हुई। दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1885 ईस्वी से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी? आप में से कई लोग जानते हैं, A.O. ह्यूम ने। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ये संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद फिर कालांतर में आने वाले दिनों में फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, अभी एक दल बना। साम्यवादी दलों का गठन हुआ 1924 में। फिर इसी तरह फॉरवर्ड ब्लॉक आए 1939 में। इस तरह आगे भी कई दल बनते गए, यानी दलों की मान्यता मिलती गई और कई दल बनते चले गए। आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल हैं, राज्य स्तरीय दल हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई हमारे देश में? वर्ष 1885। और इस दलीय व्यवस्था के तहत ही हमारे यहाँ चुनाव होते रहे हैं, हो रहे हैं, अब तक तो हो रहे हैं। और इस दलीय व्यवस्था में चुनाव होते हैं और फिर मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि इस प्रत्येक दल के अपनी अपनी विचारधारा होती है और इस विचारधारा को पसंद करने वाले जितने लोग होते हैं उस दल को चुन के प्रतिनिधि को चुनते हैं और जिस दल के प्रतिनिधियों की संख्या या ज्यादा होती है, यानी बहुमत जिनका हो, जिस दल के प्रतिनिधियों का होता है, वो सरकार में शामिल होते हैं और जिनका बहुमत नहीं होता वे विपक्ष में शामिल होते हैं। और विपक्ष की भूमिका क्या होती है कि उस बहुमत वाले सरकार को जनता के हित के कार्यों के प्रति सचेत करना, उन्हें समरसता की ओर ध्यान दिलाना और उन पर एक अंकुश रखना ताकि वो निरंकुश न हो सके। ये कार्य विपक्ष के दल के रूप में होता है। तो ये अब आइए दूसरी इसके जो आधार है वो निर्वाचन है, यानी इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होता है, उनका चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन आप सभी सुने होंगे, आप देखते होंगे, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, संसद का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। आप एमपी का चुनाव सुनते होंगे। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा सदस्य यानी एमएलए का चुनाव होता है। एमएलए का क्या तात्पर्य है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका चुनाव लगभग हर 5 साल के बाद होता है आमतौर पर और लगभग क्या पूरे 5 साल के बाद, लेकिन कभी कभार समय से पूर्व भी कई परिस्थितियों में ये चुनाव होते हैं। यह निर्वाचन आयोग के तहत होता है। अब एक निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? ये कि निर्वाचन कराना, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करवाना, दलीय प्रतिनिधियों का चुनाव करवाना, कुछ शासन सरकार बनवाना। ये निर्वाचन आयोग तो यह तय करना कि कब निर्वाचन की तिथि तय करते हैं और
आचार संहिता का निर्माण करते हैं, चुनाव के दौरान वो आचार संहिता लागू करते हैं। ये लगभग सारे काम निर्वाचन आयोग के होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है? निर्वाचन कराना, निर्वाचन की तिथि तय करना, निर्वाचन करवाना। ये निर्वाचन भी हमारा एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का आधार होता है। अब इन दलों में भी दो तरह के दल होते हैं। अभी जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि एक राष्ट्रीय दल होते हैं और एक राज्य स्तरीय दल होते हैं। तो आज हम इन दलों की थोड़ी चर्चा कर लें कि राष्ट्रीय दल कौन हो सकते हैं या फिर राज्य स्तरीय दल कौन-कौन हैं। अपने राज्य के राज्य स्तरीय दलों के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्यों बच्चों? है ना? तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि राष्ट्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय दल कौन-कौन होते हैं। अभी आप में से कई लोग जानते होंगे हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल कौन-कौन है? कोई आप लोग बताइए, 1-2 दलों के नाम लीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना? इस तरह ये मुख्य दल हैं, राष्ट्रीय दल। इसके अलावा भी कई और दल हैं। और राज्य स्तरीय दलों में आप भी बता सकते हैं। हमारे झारखंड राज्य में राज्य स्तरीय दल कौन-कौन है? आजसू पार्टी है ना? ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है? और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये इस तरह ये दल जो हैं, ये राज्य स्तरीय दल हैं। अब हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि चुनाव के दौरान आप यह भी जानना चाहेंगे कि चुनाव होते कैसे हैं? निर्वाचन की जब हम बात कर रहे थे तो चुनाव होते कैसे? तो आप जानते होंगे कि पहले बैलेट पेपर के आधार पर, मतपत्रों के आधार पर चुनाव हुआ करते थे। और उसके बाद आप ईवीएम मशीन का नाम सुने होंगे, है ना? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम से चुनाव की शुरुआत हुई। अब उसमें क्या होते हैं? ये एक मशीन होते हैं। अब बैलेट पेपर मतपत्र नहीं होते हैं। मशीन में आप बटन दबाते हैं अपने चुनाव पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के आगे और ये मत उसको मिल जाता है। और ये वोटिंग मशीन से चुनाव होने लगे। उसके बाद इस वोटिंग मशीन में भी एक और नई व्यवस्था शुरू हुई वीवीपैट की। उसमें एक पर्ची आने लगी, है ना? जिसमें यह पता चलने लगा कि हमने किस उम्मीदवार को अपना वोट दिया, वो दिख भी जाने लगा। पहले ईवीएम में नजर नहीं आता था कि हमने वोट दिया, उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन सन 2004 से पूरे भारत में आम चुनाव में ये होने लगा है ना? और वीवीपैट का जो उपयोग होने लगा 2004 से जो ईवीएम का उपयोग होने शुरू हुआ और वीवीपैट का उपयोग शुरू हो गया पूरे देश में वो 2019 में, यानी पिछला आम चुनाव जो हुआ वो पूरे देश में वीवीपैट की मदद से वीवीपैट के सहारे ईवीएम वीवीपैट के सहारे भी उसका चुनाव में शामिल किया गया उसको और वीवीपैट का उपयोग हुआ। अब इस निर्वाचन के बाद जो दलीय व्यवस्था होती है उसके तहत प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ईवीएम मशीनों के में की गिनती के बाद जो नतीजे आते हैं उससे पता चलता है कि किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले, यानी किस पार्टी के ज्यादा प्रतिनिधि चुने गए, किस पार्टी का बहुमत हुआ, उस पार्टी की सरकार हमारे केंद्र में बनती है ना? और इस सरकार की जिम्मेवारी यह होती है कि 5 साल तक वो अपने देश की जनता के हित के कार्य करे और उनका शासन उनके हित को ध्यान में रखते हुए करे, है ना? इस तरह ये लोकतांत्रिक आधार की की हमने चर्चा की मोटे तौर पर। एक तो मताधिकार की, फिर निर्वाचन की और एक दलीय व्यवस्था। अगली कक्षा में हम यह कोशिश करेंगे कि आपको यह बता सकें कि राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल
या राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी कौन सी पार्टियां हो सकती हैं या फिर राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या शर्तें होती हैं, इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है।